नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 4 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। जैसे देखो मैंने कल भी आपको बताया था ना, कल वीडियो लेट आई थी। देखो एक रिलेटिव हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, इस वजह से वीडियो कल भी और आज भी लेट आई। तो आज सैटरडे है, दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, ये वाटर सिक्योरिटी वाला। और दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का यूरोप में हीट वेव के बारे में है। यूरोप में इस बार बहुत बेकार वाली गर्मी आई। वहां पे सड़कें पिघल रही हैं, जो रेलवे ट्रैक है वो टेढ़ा हो रहा है। ऐसी गर्मी वहां पे देखने को मिली और इसके लिए यूरोप तैयार नहीं है। तो ये दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्यूआर कोड है जो आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वाटर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ना एक फेमस कोट है, जब कुएं देखो ड्राई पड़ जाते हैं ना, खाली हो जाते हैं, तब हमें पानी की जो कीमत है वो समझ में आती है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस कोट को ना अब हम रियल लाइफ में जी रहे हैं। आप देखो इंडिया में ना, टोटल वर्ल्ड में जितने फ्रेश ग्लोबल फ्रेश वाटर है ना, उसका 4% सिर्फ इंडिया में है, लेकिन 18% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन इंडिया में है। समझ गए? तो सोचो सप्लाई कितनी ज्यादा कम है इंडिया में और डिमांड कितनी ज्यादा है। अभी देखो खबरें आ रही हैं कि इस बार जो मानसून है वो काफी कम रहने वाला है। और इत्तेफाकन अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बारिश आ रही है। देखो ऐतिहासिक रूप से देखें ना, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी भी और एग्रीकल्चर भी, दोनों हमेशा ना मानसून डिपेंडेंट रहे हैं। तो मतलब हमेशा अनसर्टेनिटी तो रही है, इस साल बारिश ज्यादा आएगी कम आएगी, हमेशा अनिश्चितता रहती है। लेकिन दिक्कत यह है, पहले हम ना ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे, जैसे टैंक, स्टेप वेल्स हो गए, जोहड्स हो गए। जोहड़ गांव में होते हैं, पानी के जो तालाब होते हैं। लेकिन देखो पहले ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किया करते थे, फिर आ गई मॉडर्न पंपिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन मॉडर्न पंपिंग टेक्नोलॉजी का हमने बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने हमने स्टार्ट कर दिया। आज देखो यूएसए और चाइना दोनों को मिला भी दें तो भी इनसे ज्यादा ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आगे आगे तो सिचुएशन देखो और भी खराब हो रही है। इंडियन सिटीज, चाहे वो देखो बेंगलुरु हो, अब जहां पे आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, लबासना हो, मसूरी, मतलब ज्यादातर शहरों में आप जाओगे तो वो सीवियर वाटर स्ट्रेस झेल रहे हैं। आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली की जो डिमांड है 1250 मिलियन गैलन पर डे है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 70% के आसपास हो रही है। कितना? सिर्फ 70%। तो यहां पे ना एक टेक्निकल टर्म आती है वाटर स्ट्रेस। ये फाल्कन मार्क इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर कहता है अगर देखो एक साल में एक इंसान के हिस्से में 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी आए तो देखो उसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं। और अगर 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो तो उसे वाटर स्कैरिसिटी कहते हैं। लेकिन हमारे देश में अब बहुत बड़ा एरिया जो है ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस में है और धीरे धीरे वाटर स्कैरिसिटी में जा रहा है। इसके अलावा देखो CEEW मतलब काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। ये जो काउंसिल है ना, इसकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई। रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि 15 मेजर रिवर बेसिन्स में ना 11 जो बेसिन्स है ना वो वाटर स्ट्रेस में है। और हालात भाई इतने खराब हैं कि कुछ जो रिवर बेसिन है ना, जैसे कृष्णा, कावेरी, माही, तापी रिवर बेसिन, यहां पे जो वाटर स्कैरिसिटी है वो देखो थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा चुका है, यानी 1000 मीटर क्यूब से भी नीचे जा चुका है। और साथ के साथ देखो एक और रिपोर्ट, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट। ये किसकी है? ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की है। तो इस रिपोर्ट में ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मतलब होता है दिवालिया। देखो पानी के कंटेक्स्ट में ना बैंक्रप्सी का मतलब यह है कि हमारे जो एक्वीफायर है ना, जो ग्राउंड के नीचे है, जहां पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, वो जो एक्वीफायर है वो सेफ लिमिट से ज्यादा खाली हो चुके हैं। नदियां हमारी प्रदूषित हो गई हैं, पोल्यूटेड हो चुकी हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन का 75% जो हिस्सा है ना, वो वाटर इनसिक्योर कंट्रीज में रह रहा है। इतनी खराब हालात हैं। समझ गए? फिर
राइटर बोलते हैं देखो स्कीम्स तो हैं हमारे देश में, जैसे जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, लेकिन चार प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? पहला तो सरकार इंफ्रा बना देती है इन स्कीम्स के लिए, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो। फिर कन्वेयंस लॉसेस, मतलब जो पाइपलाइन है ना वो लीक हो जाती है, पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता। तीसरा पोल्यूशन, वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है। चौथा लो कॉस्ट रिकवरी, लोग पानी का बिल नहीं देते, पानी को फ्री समझ के पूरा वेस्ट करते हैं। तो भाई सिस्टम आप बताओ चलेगा कैसे? तो चार सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहला, क्लाइमेट प्रूफिंग वाटर सिस्टम। राइटर ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ग्रैनुलर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट। मतलब सबसे पहले ना हमें अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना ग्रैनुलर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करना होगा। मतलब कि डीपली एनालाइज करना होगा कि सिटी के किस हिस्से में फ्लड या फिर ड्रोट का सबसे ज्यादा खतरा है। तो CEEW, जो जिस काउंसिल की बात पिछली स्लाइड में की ना, उस काउंसिल ने ये एनालिसिस किया कि थाने जैसे महाराष्ट्र में है, नवसारी जैसे गुजरात में है, अब इन सिटीज के कोस्टल और लो लाइंग एरियाज में ना फ्लड का रिस्क है, और अहमदाबाद में स्कूल्स और पावर ग्रिड रिस्क पे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भाई ये है, सिटीज को ना अर्बन चैलेंज फंड का यूज करना चाहिए। जैसे विशाखापट्टनम पट्टनम ने ना इस फंड का इस्तेमाल किया, अर्बन चैलेंज फंड। 1501 करोड़ उन्होंने इस अर्बन चैलेंज फंड से इस्तेमाल किए अपनी ड्रेनेज सप्लाई और वाटर सप्लाई को ठीक करने के लिए। तो बाकी सिटीज को भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर दूसरा सॉल्यूशन देते हैं राइटर, सर्कुलर इकोनॉमी। ये तो देखो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारा मॉडल है लीनियर है, पानी लो, यूज करो और डिस्पोज कर दो, लेकिन इसको सर्कुलर बनाना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। हम सारा जो फ्रेश वाटर है गाड़ी धोने में या गार्डनिंग में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जैसे एग्जांपल देते हैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब वो लोग ना ट्रीटेड वेस्ट वाटर को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज कर रहे हैं, तो इससे ना डेली उनका 53 मिलियन लीटर जो फ्रेश वाटर है वो बच रहा है। तो बाकी जगहों पर भी गाड़ी धोने में, गार्डनिंग के लिए ना फ्रेश वाटर यूज नहीं होना चाहिए, ट्रीटेड वाटर यूज होना चाहिए। फिर तीसरा सजेशन की बात करते हैं। इंडिया का देखो 80-85% जो पानी है वो किस में जाता है? वो एग्रीकल्चर में चला जाता है। वहां आज भी फ्लड इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है। फ्लड इरिगेशन मतलब खेत को पानी से भर दो, लेकिन देखो हमें ना माइक्रो इरिगेशन की जरूरत है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनकी हमें जरूरत है। अभी देखो इंडिया के ना 72 मिलियन हेक्टेयर पोटेंशियल में ना सिर्फ 20% कवर हुआ है। तो इसे कैसे बढ़ाएं? सब्सिडीज को ना छोटे खेतों के लिए हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। अभी जितना सब्सिडी सरकार देती है उसको छोटे खेतों के लिए हमें बनाना पड़ेगा। जैसे देखो बेस यूनिट जो है वो 1 हेक्टेयर से घटा के हमें 0.4 हेक्टेयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो ज्यादातर फार्मर्स हैं वो स्मॉल हैं और वो मार्जिनल हैं। दूसरा क्या करना पड़ेगा? दूसरा ये जो अभी वाटर गजलिंग क्रॉप्स है ना, जैसे गन्ना है, पैडी है, इनसे शिफ्ट करना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे, ऑयल सीड्स पे। आप एक काम करो, छोटे किसानों को ना भरोसा दो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत बनाओ कि छोटे किसान अगर अपनी फसल चेंज करना चाहते हैं, मतलब अभी तक वीट उगा रहे थे काफी सालों से, लेकिन अब वो कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाना चाहते हैं, तो मान लो नुकसान होता है तो उसकी उन्हें भरपाई मिले। ये रिस्क कवरेज देना पड़ेगा सरकार को, तभी छोटे जो किसान है वो दूसरी फसलों पे शिफ्ट होंगे। आंध्र प्रदेश का रायलासीमा रीजन का एग्जांपल दिया जाता है, वहां पे किसान ना वाटर सेविंग हाई वैल्यू क्रॉप्स पे शिफ्ट हो गए और काफी उन्हें फायदा हुआ। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है डेटा प्रॉब्लम। अगर देखो आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, तो फिर आप उस चीज को मैनेज भी नहीं कर सकते। इंडिया में देखो नदी में कितना पानी है ये पता है, पर कंजप्शन और लॉस का डेटा नहीं है हमारे पास में। तो इस वजह से ना फ्री राइडिंग होती है। फ्री राइडिंग मतलब जहां लोग बिना पे किए रिसोर्सेज को बस ओवर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई देख ही नहीं रहा है। तो सॉल्यूशन ये है, नदियों और पाइपलाइंस पे ना आप AI बेस्ड मॉनिटरिंग लगाओ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं ना, वैसे ही पानी के भी बल्क में आप स्मार्ट मीटर्स लगाओ। दिल्ली में और भुवनेश्वर ने ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रोकने के लिए
ये स्मार्ट वाटर मीटर्स लगाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो ये है, अब भाई पानी जो है वो एक सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं रहा, ये इकोनॉमिक रिसोर्स बन चुका है। ये लोगों के जीवन को, लाइवलीहुड को और इकोसिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करता है। और जिस हिसाब से वाटर बैंक्रप्सी हो रही है ना, तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया में जनजीवन की नींव ही हिल जाएगी। लेकिन तीन चीजें चाहिए इसके लिए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, हमारे जो राजनेता हैं उनके अंदर विल चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन का ना सोचें, आने वाले जनरेशन्स के बारे में सोचें। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में सोसाइटल ट्रस्ट, मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वाटर मैनेजमेंट में वो होना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में, वाटर बैंक्रप्सी, लीनियर टू सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, ये सब। ये पास्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं 2020 का, 2021 का, और ये पोटेंशियल क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, नंबरिंग आप अपने आप से दे दो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूरोप की ना हीट वेव के बारे में है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 से और जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बात बताओ, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वैसे जनरली देखो यूरोप का जो मौसम है वो कैसा होता है? वैसे देखो जनरली यूरोप का जो मौसम है ना, थोड़ा ठंडा होता है। बट 2003 में ना वहां पे एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव आई थी। तो उस वक्त सबने सोचा था कि भाई 2003 में जो हीट वेव आई है, ये तो वंस इन ए जनरेशन हीट वेव है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हर साल ऐसा आएगी। उस समय फिर इमरजेंसी प्लान बनाए गए। लेकिन अब आप डेटा देखो, 2026 का डेटा, पिछले 5 सालों में आप देखोगे ना, 5 में से 4 बार सीवियर हीट वेव आई है यूरोप में। और देखो साइंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। साइंस ये कहती है दुनिया में ना कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं। कार्बन एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यूरोप ना इस दुनिया का फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन बन गया है, मतलब सबसे तेज गर्म होने वाला रीजन। बान की मून, जो यूएन के फेमस सेक्रेटरी जनरल थे ना, पहले थे अब नहीं है, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है ना वो बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्लाइमेट चेंज ये नहीं देखता कि आप कौन हो। तो उस केस में देखो यही दिख रहा है कि मतलब आप अमीर देश हो, गरीब देश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइलैंड कंट्री हो या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री हो, क्लाइमेट चेंज सब पे असर डाल रहा है, सब पे। और देखो यूरोप के जितने भी हीट एक्शन प्लान्स है ना, वो सिर्फ लोगों को ना जिंदा रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप बताओ सोसाइटी चलेगी कैसे? जैसे आप इंपैक्ट देखो, इस गर्मियों के सीजन में ना यूरोप में 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। और सड़कें जो हैं पिघल रही हैं, लिटरली सड़कें पिघल रही हैं। कई ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई। रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो हीट के कारण बैंड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। जर्मनी और यूके में तो देखो यहां तक बोल दिया गया कि भाई जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है ना, गैर जरूरी जो ट्रैवल है आप बंद कर दो। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी वहां पे पड़ी है, समझ रहे हो? यानी उनका जो ध्यान है अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रोडक्टिविटी पे तो गया ही नहीं। अभी तो उनका ध्यान सिर्फ जान बचाने पे है। अब यहां पे आता है देखो एक पॉलिटिकल और इन्वायरमेंट मुद्दा। क्या है मुद्दा? फ्रांस की एक राइट विंग की पॉलिटिशियंस है लापेन। लापेन ने ना एक बात बोली कि अब यूरोप को ना एयर कंडीशन सोसाइटी बनाने का टाइम आ गया है। एयर कंडीशन सोसाइटी। आज देखो यूरोप में ना सिर्फ 20% लोगों के पास में एयर कंडीशन है। अब देखो यूरोप, वैसे तो आपको पता है अमीरियत में तो कम नहीं है, एसी तो वो खरीद ही सकते हैं। लेकिन फिर भी 20% जनता के पास सिर्फ एसी है। उसके पीछे एक रीजन ये है, यूरोप के जानकार बोलते हैं एसी मत लगाओ, क्योंकि एसी लगाओगे तो इससे कार्बन एमिशन बढ़ेगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, और जो नेचुरल हीट है वो और ज्यादा बढ़ेगी। दुनिया भर में देखो जो स्पेस हीटिंग है ना, स्पेस हीटिंग मतलब सर्दियों में गर्म रखने का जो सिस्टम है उसे बोलते हैं स्पेस हीटिंग। तो दुनिया भर में जो स्पेस हीटिंग है, टोटल कार्बन एमिशन में देखो 10% कंट्रीब्यूट करता है। जबकि स्पेस कूलिंग जो है वो दुनिया में सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है एमिशंस में।
तो यूरोप सालों से देखो सर्दियों में हीटर जला के 10% एमिशन एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तब उन्हें ठंड लगती है। अब देखो गर्मी लग रही है तो उन्हें एसी बुरा लग रहा है। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो भाई वो अपने कंफर्ट के हिसाब से हीटर जलाते हैं, ज्यादा एमिशंस होता है। तो ये तो देखो अपने आप में ना डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि यूरोप हमें बोलता था इंडिया जैसे देशों को कि आप एसी मत लगाओ, एसी चेंज करो। गरीब देशों को यूरोप जो था वो उपदेश देता था, लेकिन खुद पे अब गर्मी पड़ने लगी तो डिमांड उठने लगी एसी लगाओ, एसी लगाओ। यानी आपके जो उपदेश हैं बस वो दूसरे देशों के लिए हैं और खुद पे कुछ लागू नहीं है। खुद जरूरत पड़ने के तुरंत बाद आप एसी लगाने की बात कर रहे हो। समझ गए? फिर है इक्विटी एंड एनर्जी पॉवर्टी। अब देखो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब होता है जब लोग बेसिक जो एनर्जी नीड्स है ना उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। अब यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी देखो बहुत महंगी है। वहां की 10% जो पॉपुलेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फेस कर रही है। जबकि देखो ग्लोबल साउथ जो है ना, जैसे इंडिया, अफ्रीका, यहां की तरह वहां भी अमीर लोग एसी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन गरीब क्या करेंगे? ये पॉइंट राइटर बोलते हैं। प्लस में देखो अगर सबने मान लो एसी चला लिया तो पावर ग्रिड फेल हो जाएंगे, और इसलिए हमें सस्ते और जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स है ना उनकी जरूरत है। मतलब इसीलिए सभी एसी चलाएंगे तो बल्कि दिक्कत आ जाएगी। और देखो जब यहां पे हमारे बारिश से ब्रिज गिरता है ना तो यूरोप कहता है तुम्हारी प्लानिंग खराब है। लेकिन जब उनकी सड़कें पिघल रही हैं गर्मी की वजह से तो वो कहते हैं हमारा सिस्टम गर्मी के लिए नहीं बना है। भाई उपदेश देना आसान होता है दूसरे देशों को, खुद पे आई तो हमारा सिस्टम नहीं बना है इसके लिए। इंडिया ने ना 2019 में ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सीडीआरआई। सीडीआरआई का क्या मतलब है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट चेंज को एब्जॉर्ब कर सके। यूरोप को देखो अब भाई हमारे जैसे देशों से सीखना पड़ेगा। खुद से नया व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, इंडिया जैसे देशों के पास में। आप हमसे सीखो। हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्लाइमेट चेंज से निपटने में, आप हमसे सीखो। अब यहां पे एक चीज ये बोलते हैं राइटर, जो क्लाइमेट चेंज है ना उसका देखो सबसे जो बड़ा असर है ना किस पे पड़ता है? किसान पे पड़ता है। मौसम मान लीजिए अनप्रेडिक्टेबल है तो इसकी वजह से ना क्रॉप प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे फ्रांस ने ना अपनी 1/3 जो मक्के की प्रोडक्शन है ना वो खो दी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कॉर्न की प्रोडक्शन खो दी है हीट की वजह से। वहां पे जो फार्म एनिमल्स है ना वो भाई हीट का स्ट्रेस झेल नहीं पाते, और गर्मी के बिल्कुल पीक आवर्स में तो देखो उनकी खेती पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, वो खेती कर ही नहीं पाते वहां के किसान। तो इसलिए वहां के फार्मर्स को ना अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसी फसलें उनको उगानी पड़ेंगी जो गर्मी को सहन कर सकें। और वहां की जो फार्मर ग्रुप्स है ना, फार्मर की लॉबीज है वो बहुत स्ट्रोंग है, वो आसानी से चेंज एक्सेप्ट करती नहीं है। तो ये यूरोप के लिए देखो एक नई मुसीबत है, नया नॉर्मल है। उन्हें इनसे सीखना होगा और रिजिलियंट बनना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, और ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।